हेलो माय लवली एंड डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी का मेरे चैनल द इग्नू हेल्पर पर स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ BPSC 101 ब्लॉक 1 यूनिट 2। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यूनिट 2 के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सभी करवाने जा रही हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना। तो चलिए अपने वीडियो में आगे चलते हैं और आपको यूनिट 2 का इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाते हैं। आपका यूनिट 2 है राजनीति क्या है, राज्य और शक्ति का अध्ययन। ठीक है, इसमें हम जो मेन टॉपिक है आपको वो कराते हैं। ठीक है, इसका परिचय, पहला परिचय क्या है इसका, राजनीति क्या है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, राजनीति क्या है। राजनीति जो है वो दो शब्दों का एक समूह है, राज्य। ठीक है, क्या है राजनीति, राजनीति दो शब्दों का एक समूह है। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, राज और नीति। राज का जो अर्थ है शासन और नीति का अर्थ है उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला। ठीक है, अर्थात नीति विशेष के द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना राजनीति कहलाती है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि जनता के सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊंचा करना क्या कहलाती है, राजनीति कहलाती है। ओके बच्चों, जो जनता है उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर को जो ऊंचा करती है उसे क्या कहते हैं, राजनीति कहते हैं। तो हमने जान लिया कि राजनीति क्या है। अब उसको आगे देखते हैं क्या है इसमें, आपके चैप्टर के अंदर क्या है, अब मैं उस हिसाब से आपको बताती हूँ। ओके, राजनीति एक व्यवहारिक गतिविधि के रूप में, देखो क्या है ये। वैसे मैं आपको बताती हूँ पहले इसमें मेन चीजें क्या है। ठीक है, ऐसे मेन क्या है, राजनीति क्या है, राज्य क्या है। ठीक है, राज्य जो है वो राल्फ मिलीबेंट के विचार, ठीक है, ये बताना है हमें, और राज्य के प्रकार। ठीक है, इस देखो आपका टू जो पॉइंट है उसमें आपको कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस एक राजनीति, इसका देखो 2.3 जो है राजनीति क्या है, ये मैंने आपके लिए क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और राज्य क्या है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर हम राज्य क्या है, इसके अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो मिलीबेंट के विचार, ठीक है, और राज्य के प्रकार। ओके, तो ये दोनों जो है ये हमें पढ़ना है। तो 2.3 और 2.4 ये दोनों इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और देखो राजनीति एक रोजगार के रूप में। ठीक है, राजनीति जो है वो एक रोजगार के रूप में कैसे देखते हैं ये भी पढ़ लेंगे। थोड़ा सा हम इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे, जान लेंगे कि क्या है इसके अंदर। शक्ति का वैध उपयोग, इसमें मैक्स वेबर है, इसके विचार पढ़ेंगे, ये जरूरी है। ठीक है, बस यही ठीक है। और एक सहमति में हेरफेर, ये क्या नहीं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम 2.3, 2.4 इसमें हम ये मिलीबेंट और राज्य के प्रकार ये पढ़ेंगे। राजनीतिक रोजगार के रूप में ये पढ़ लेंगे। और शक्ति का वैध उपयोग, इसमें देखेंगे कि हम ये देख लेंगे 2.6.1 वैधता पर मैक्स के विचार। ओके बच्चों, तो हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके आगे थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझा दूंगी। तो हम पहले डायरेक्ट चलते हैं राजनीति। देखो मैंने आपको बताया राजनीति क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है राज्य। ठीक है, राजनीति क्या है, दो शब्दों से मिलकर राज्य और नीति। ठीक है, तो देखो अब इसके हिसाब से क्या है, इसका परिचय दे रखा है। जो ये यूनिट है इसका मुख्य उद्देश्य है राजनीति की अवधारणा को समझना है कि राजनीति क्या है। राजनीतिक का सार एक ऐसी व्यवस्था को खोज लाना है जिसे लोग अच्छा मानते हैं। ठीक है, राजनीति शब्द जो है
वो ग्रीक शब्द पोलिस से लिया गया जिसका अर्थ है नगर और राज्य। प्राचीन यूनानियों के बीच राजनीति सोच, भावना और सबसे ऊपर एक ही संगति से संबंधित होने का यह एक नया तरीका था। नागरिकों के रूप में वे सभी समान थे, हालांकि नागरिकों को उनकी धन, बुद्धि आदि के संदर्भ में विभिन्न स्थितियों में विभिन्नता थी। यह राजनीति की अवधारणा है जो नागरिकों को तर्क संगत बनाती है। राजनीति इस नई चीज के लिए विशिष्ट गतिविधि है जिसे नागरिक कहा जाता है। राजनीति का एक विज्ञान संभव है क्योंकि राजनीति स्वयं नियमित तरीकों का पालन करता है। ठीक है, राजनीति है वो एक विज्ञान है। ठीक है, क्योंकि राजनीति जो है वो खुद नियमित तरीकों का पालन करती है। ठीक है, भले मानव प्रकृति की दया पर है जहां ये उत्पन्न होता है। ठीक है, ओके बच्चों, चलो इसको छोड़ देते हैं, इसको पढ़ लेना आप खुद से, मैं आपको इम्पोर्टेंट ही बताने वाली हूँ। ठीक है, देखो इसमें राजनीति की महत्वपूर्ण प्रकृति पर चर्चा कीजिए। ये एक क्वेश्चन है आपका, एक व्यवहारिक गतिविधि के रूप में राजनीति क्या है। ये तो आप पढ़ना चाहे मत पढ़ना, लेकिन थोड़ा आप पढ़ के जाओगे तो अच्छा रहेगा, एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या है। राजनीति की प्रकृति देख लेते हैं। राजनीति एक सामूहिक गतिविधि है जिसमें वे लोग शामिल होते हैं जो आम सदस्यता स्वीकार करते हैं या कम से कम साझा नियत को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार रॉबिन्सन क्रूसी राजनीति का नित्य प्रयोग नहीं कर सकते थे। राजनीति विचारों की एक प्रारंभिक विविधता को मानती है। देखो इसमें क्या है, मानती है यदि लक्ष्यों के बारे में ना सही तो कम से कम साधनों के बारे में इसे मानती है। क्या हम सभी हर समय सहमत हो सकते हैं? इससे राजनीति बेमानी होगी। ठीक है, हम क्या है कि हम हर समय अग्री थोड़ी ना करेंगे, हम डिसअग्री भी तो करेंगे। अगर हम हमेशा अग्री करते तो ये बेईमानी है राजनीति में। राजनीति में चर्चा और अनुनय के माध्यम से ऐसे मतभेदों को सही कर लेना शामिल है, इसलिए संचार राजनीति का केंद्र है। राजनीतिक निर्णय एक समूह के लिए आधिकारिक नीति बन जाते हैं। सदस्यों को उन निर्णयों के लिए बाध्य करते हैं जो यदि आवश्यक हो तो बल द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। इसमें बेसिकली यही बता रखा है कि राजनीति की प्रकृति क्या है, वो पढ़ लेना, वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। राजनीति क्या है, देखो अभी मैंने आपको बताया था राजनीति के बारे में, दो शब्दों से मिलकर बना है राजनीति। राज का अर्थ क्या था? शासन। नीति का अर्थ क्या था? उचित समय, उचित स्थान, उचित कार्य, है ना, ये सब। अब इसमें देखो क्या लिखा है, इसका ये देखो, राजनीति क्या है। राजनीति शब्द के अर्थ के बारे में हर कोई कुछ न कुछ जानता है। कुछ लोगों को ये सवाल काफी सतही भी लग सकता है। राजनीति वह है जो समाचार पत्रों में पढ़ता या टेलीविजन पर देखता है। देखते हो ना टीवी पे पूरा दिन भर न्यूज न्यूज न्यूज, है ना। न्यूज में क्या राजनीति तो दिखाता है, नेताओं के बारे में तो बताता है, वो तो राजनीति है। न्यूज़पेपर पढ़ लो, एक से एक नेताओं के बारे में चीजें दिखा रही होती है। वो कौन है जो नेता है? वो राजनीति का तो हिस्सा है। ये राजनेताओं की गतिविधियों से संबंधित है, विशेष रूप से राजनीतिक दलों के नेताओं से। ओके, राजनीति क्या है, क्यों, शुद्ध रूप से क्या है, क्या ये गतिविधियां राजनीतिक हैं और क्या राजनीति की प्रकृति को परिभाषित करती है। यदि कोई राजनेताओं की गतिविधियों के संदर्भ में परिभाषा के साथ शुरू होता है तो कोई कह सकता है कि राजनीति सत्ता के लिए अपने संघर्ष में नेताओं की प्रतिद्वंदिता पर ध्यान केंद्रित करती है। यह निश्चित रूप से उस तरह की परिभाषा होगी जिसके साथ अधिकांश लोग सहमत होंगे। वहां भी शायद इस बात पर सहमति होगी। इसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं, पढ़ना, ठीक है। अब देखो, मैंने राजनीति का आपको शॉर्ट में बता दिया था कि राजनीति क्या है। मैं राजनीति का एक बार फिर से बता देती हूँ आप लोगों को। राजनीति जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, राजनीति
ठीक है। राज्य और नीति, राज्य का अर्थ है शासन और नीति का अर्थ है उचित समय और उचित स्थान और उचित कार्य करने की कला, अर्थात नीति के विशेष द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना राजनीति कहलाती है। ठीक है। इसे हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, जनता के सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊंचा करना क्या है, राजनीति है। अब हम इसके, ये क्या है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको करना ही करना है आपको प्रिपेयर अच्छे से। इस पे आंसर एक रेडी कर लेना। और अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो मेन देखो, इसका है राज्य क्या है। ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको रेडी करना है। राज्य क्या है? राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन या सरकार के अधीन हो। राज्य संप्रभुता संपन्न हो सकते हैं। इसके अलावा किसी शासकीय इकाई या उसके किसी प्रभाग को भी राज्य कहते हैं। जैसा कि भारत में प्रदेशों को भी राज्य कहते हैं। देखा है ना कि इंडिया में, जो हमारा इंडिया है, भारत है, उसमें कितने राज्य टोटल आप बताओगे ये कमेंट बॉक्स में। देखो राज्य क्या है, एक नया मुद्दा यहाँ आता है, राज्य क्या है। सवाल ये है कि उत्तर देने के लिए कोई आसान तरीका नहीं है, ना ही कोई एक सामान्य समझौता है कि उसका उत्तर क्या होना चाहिए। पहले यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राज्य के विभिन्न रूप हैं जो महत्वपूर्ण तरीकों से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ग्रीक नगर राज्य आधुनिक राष्ट्रवाद से स्पष्ट से अलग है, जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद से विश्व राजनीति पर हावी है। समकालीन उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य जो ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप से मौजूद है, हिटलर या मुसोलिनी के फांसीवाद प्रकार से अलग है। इसमें देखो राज्य की कोई डेफिनेशन ऐसी दी नहीं है, लेकिन मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई है, इसको मैं दोबारा बता दे रही हूँ। राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन या सरकार के अधीन हो। राज्य संप्रभुता संपन्न हो सकते हैं। इसके अलावा किसी भी शासकीय इकाई या उसके किसी प्रभाग को, ठीक है, उसके किसी प्रभाग को भी राज्य कहते हैं। जैसा कि भारत के प्रदेशों को भी क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। ओके, इस पे 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, राजनीति क्या है और राज्य क्या है। अब इसके हम देखो, राज्य राजनीतिक संस्थानों सामाजिक संदर्भ की व्याख्या पर अंतर, ये आप पढ़ लेना थोड़ा सा, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन पढ़ लेना आप। अब देखो राज्य पर राल्फ मिलीवेंड के विचार, ठीक है, राल्फ मिलीवेंड जो है, इनके विचार देखो क्या है, इसमें मैं बताती हूँ आपको। जो राल्फ मिलीवेंड थे, उनके अनुसार राज्य एक यंत्र है जिसका इस्तेमाल पूंजीपतियों के हितों के लिए किया जाता है। उन्होंने राज्य की प्रकृति और भूमिका पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण से विचार किया था। ओके बच्चों, मिलीबेंड जो थे उनके हिसाब से क्या है, जो राज्य है एक यंत्र है जिसका इस्तेमाल पूंजीपतियों के हितों के लिए किया जाता है। उन्होंने राज्य की प्रकृति और भूमिका पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण से विचार किया है। ओके, अब हम यहाँ देख लेते हैं राज्य पर राल्फ मिलीवेंड के विचार, उनकी पुस्तक, ठीक है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी, कौन सी बुक लिखी, द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, ठीक है। राल्फ मिलीवेंड उन विभिन्न तत्वों को दर्ज करते हैं जो राज्य के गठन में एक साथ काम करते हैं। पहला, लेकिन किसी भी तरह से राज्य तंत्र का एकमात्र तत्व सरकार नहीं है। पहला, सरकार किसी भी तरह से राज्य तंत्र का एकमात्र तत्व नहीं हो सकता। दूसरा, प्रशासनिक तत्व सिविल सेवा या नौकरशाही है। यह प्रशासनिक कार्यपालिका उदारवादी लोकतंत्र व्यवस्थाओं में तटस्थ रहने वाली राजनेताओं के आदेशों को पूरा करने वाली है जो सत्ता में है।
वास्तव में हालांकि नौकरशाही का अपना अधिकार हो सकता है और अपनी शक्ति का निपटान कर सकता है। तीसरा क्या है, मिलीबैंड की सूची में सैन्य और पुलिस का आदेश, अनुरक्षण या दमनकारी शस्त्र आते हैं। चौथा, न्यायपालिका किसी भी, देखो इसका पहला क्या है, ये इसका पहला है, ठीक है, ये इसका दूसरा है, यहां से लेके यहां तक पहला, ये यहां से लेके ठीक है, ये इसका दूसरा, यहां से तीसरा, और ये इसका चौथा चालू हो गया है। चौथा क्या है, न्यायपालिका किसी भी संवैधानिक प्रणाली में न्यायपालिका को सरकारी शक्ति के, ठीक है, देखो न्यायपालिका किसी भी संवैधानिक प्रणाली में न्यायपालिका को सरकारी शक्ति के धारकों से स्वतंत्र माना जाता है। यह उन पर जांच के रूप में कार्य कर सकता है। और पांचवा क्या है, उप केंद्र या स्थानीय सरकार की इकाई है। कुछ संघीय प्रणालियों में इन इकाइयों को केंद्र सरकार के काफी स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जो शक्ति के अपने क्षेत्र को नियंत्रित करती है, जहां सरकार संवैधानिक रूप से हस्तक्षेप करने से वंचित है। ओके, तो यही सब है, इसको पढ़ लेना आप। ये थोड़ा सा आप अपना इम्पोर्टेंट में रख के चलना, ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट में रखना, देख लेना ये क्या चीज है। राज्य के विभिन्न रूप देख लेना, राज्य के विभिन्न रूप कौन कौन से रूप है। देख लेना, इसमें देखो मैंने 2 क्वेश्चन बताए थे इम्पोर्टेंट। राजनीति शब्द से आप क्या समझते हैं, और राज्य पर राल्फ मिलीबैंड के विचारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए थे। पहले ही क्वेश्चन, राजनीति शब्द से आप क्या समझते हैं, और राज्य पर राल्फ मिलीबैंड के विचारों का वर्णन कीजिए, 2 इम्पोर्टेंट है। और राज्य के विभिन्न रूपों पर चर्चा कीजिए, ठीक है, ये भी, ये तीनों क्वेश्चन कर लेना, बस मेन आपका यही है। और इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है पढ़ने जैसा, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना, ठीक है। शक्ति का वैध उपयोग, इसके अंदर पढ़ना ये है जो वैधीकरण पर मैक्स वेबर के विचार, ठीक है, ये पढ़ लेना। देखो शक्ति का वैध उपयोग, जो शक्ति है उसका क्या उपयोग है, राज्य पर निर्भर करता है, ठीक है, यह अकेले बल पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ शक्ति के वैध उपयोग की धारणा आती है, यहाँ शक्ति के वैध उपयोग का विचार आता है। शक्ति सामान्य रूप से और इसलिए राज्य की शक्ति का विभिन्न तरीकों से प्रयोग किया जाता है। दबाव शक्ति का एक रूप है और शायद समझने में सबसे आसान, लेकिन यह केवल एक ही प्रकार का नहीं है। सभी शक्ति संबंधों को एक ही मूल प्रारूप के आधार पर नहीं समझा जा सकता। यदि तर्क और ज्ञान की ताकत के माध्यम से व्याख्याता छात्रों को अपने विचारों को बनाने में मदद करता है, तो ऐसा व्यक्ति एक प्रकार की शक्ति का प्रयोग करता है, हालांकि छात्रों की इच्छा के विरुद्ध नहीं है। इस बिंदु से अधिक सत्ता के सभी धारक उन लोगों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जो अपने शासन के अधीन होते हैं और जिस शक्ति को वे मिटा देते हैं। ये देख लेना, ठीक है, इसका मैंने मेन बता दे रही हूँ आपको, वैधीकरण पर मैक्स वेबर के विचार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको भी कर लेना। इसका मैं आपको बता देती हूँ, जो वेबर है, ठीक है, वेबर जो है उन्होंने वैधता को 3 अवस्थाओं में निर्धारित की, ठीक है। पहला करिश्माई वैधता। करिश्माई वैधता क्या होती है, किसी नेता के करिश्मे
से अधिकार मिलता है। ठीक है, और इसका जो सेकंड है परंपरागत वैधता, किसी संगठन या शासन का अधिकार परंपरा या प्रथा से जुड़ा होता है। इसका थर्ड जो था वो है तर्क संगत कानूनी वैधता, किसी संगठन या सत्तारूढ़ शासन का अधिकार कानूनी तर्क संगतता, कानूनी वैधता और नौकरशाही से जुड़ा होता है। वेबर के अनुसार क्या था, जो वैधता है उसको उसने 3 स्टेजेस में क्या क्या निर्धारित कर दिया। ठीक है, 3 अवस्थाओं में निर्धारित किया। पहला करिश्माई वैधता, दूसरा परंपरागत वैधता और थर्ड जो है तर्क संगत कानूनी वैधता। ओके बच्चों, तो करिश्माई वैधता है वो जो है किसी नेता के करिश्मे से अधिकार मिलता है। ओके, और जो परंपरागत वैधता है किसी संगठन या शासन का अधिकार परंपरा या प्रथा से जुड़ा होता है। और इसका जो थर्ड था तर्क संगत कानूनी वैधता, किसी संगठन या सत्तारूढ़ शासन का अधिकार कानूनी तर्क संगत कानूनी तर्क संगतता, कानूनी वैधता और नौकरशाही से जुड़ा होता है। अब वेबर के अनुसार ये तीनों प्रकार की वैधता किसी संगठन या शासन के अधिकार को तय करता है। ओके, तो वेबर के अनुसार क्या था, ये तीनों प्रकार की वैधता किसी संगठन या शासन के अधिकार को तय करता है। तो चलिए हम इसमें पढ़ लेते पॉइंट में इसके क्या लिखा है यहाँ पे। वेबर के अनुसार 3 प्रकार के वैधीकरण है, अर्थात 3 विधियां हैं जिसके द्वारा शक्ति के क्षेत्रीकरण को उचित ठहराया जा सकता है। पहला क्या है, पारंपरिक वर्चस्व से संबंधित है। फलस्वरूप शक्ति उचित है क्योंकि सत्ता के धारक परंपरा और आदत के लिए अपील कर सकते हैं। अधिकार हमेशा व्यक्तिगत रूप से या उनके परिवारों में निहित होता है। दूसरा करिश्माई वैधता, देखो मैंने आपको ऊपर नीचे बता दिया, इसमें वही है। पहला इसमें परंपरागत था, तो मैं इसमें देखो पारंपरिक वर्चस्व। ठीक है, इसका फर्स्ट हो गया। सेकंड ये देखो इसका फर्स्ट जो है पारंपरिक वर्चस्व हो गया, दूसरा हो गया करिश्माई वैधता, है ना। करिश्माई वैधता क्या, नेता द्वारा प्रदर्शित असाधारण व्यक्तिगत गुणों के कारण लोग की शक्ति धारक की आज्ञा का पालन करते हैं। और अंत में तीसरा क्या है, कानूनी तर्क संगत प्रकार का है। ठीक है, लोग कतिपय व्यक्तियों की आज्ञाओं का पालन करते हैं जो कि विशिष्ट नियमों के द्वारा कड़ाई से परिभाषित सामाजिक वर्गों में कार्य करने के लिए अधिकृत होते हैं। कोई यह भी कह सकता है कि पहले 2 प्रकार के एक व्यक्तिगत प्रकृति के हैं, जबकि कानूनी तर्क संगत प्रकार एक प्रतिक्रियात्मक चरित्र को दर्शाता है, जैसे ये राजनीतिक प्राधिकरण की आधुनिक अवधारणा से मेल खाती है। जैसा कि वेबर कहते हैं, राज्य के सेवक द्वारा, वेबर क्या कहते हैं, राज्य के सेवक द्वारा और सत्ता के उन सभी पदाधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जाता है जो इस संबंध में उनके सदृश है। यह स्पष्ट है कि किसी भी प्रणाली में शक्ति धारक अपनी शक्ति को वैध रूप से स्वीकार करना चाहते हैं। उनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो शक्ति के इस्तेमाल से इस तरह की स्वीकृति काफी सारा खर्चा करवा देती है। लोग स्वतंत्र और स्वेच्छा से पालन करेंगे, जबरदस्ती के साधन फिर लगातार प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे इसके बजाय उन लोगों पर केंद्रित हो सकते हैं जो शक्ति संरचना की वैधता को स्वीकार नहीं करते। ठीक है, ये वाला जो है ये आपको पढ़ना है, ये बहुत ही जरूरी था आपके लिए, इम्पोर्टेंट भी था। वैधता राजनीति का केंद्रीकरण, ये सरोकार, ये नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, जो जो आपको पढ़ना है मैं आपको बस उतना ही बता रही हूँ। आपको पीडीएफ क्लियर दिख रही है नहीं दिख रही है ये बताइएगा मुझे। अवैधीकरण की प्रक्रिया ये नहीं पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं है। राज्य के प्रशासन के कार्मिक अभिजात वर्ग, यही मत पढ़ना, थोड़ा बहुत देख लेना अगर देखना हो तो। बट जो इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट है ना, मैंने आपको बता दिया राजनीति का व्यवसाय के रूप में से क्या समझा जाता है, ये नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, वैधीकरण क्या है ये आप पढ़ना, इस पर मैक्स के विचार क्या है ये इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया है कि इम्पोर्टेंट है। इस
चैप्टर में आपके 3 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको करा दिया। इसका सारांश आ गया है, जो भी इस चैप्टर के अंदर था वो सारा सारांश के अंदर है। ठीक है, देखो इसका ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, वैधिकरण क्या है, इस पर मैक्स वेबर के विचार। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। अभी देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी थोड़ा रेडी करना आप। ठीक है, राज्य के विभिन्न रूपों पर चर्चा कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसमें ये 2 क्वेश्चन हो गया आपका। अब थर्ड पे चलते हैं। देखो ये आपका थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 4 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये चारों के चारों आपको इस वाले यूनिट से रेडी कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है। आपके एग्जाम जून 2025 में होने वाले हैं। जो भी बच्चे जून 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी करिए, प्रिपरेशन करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इनको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करिए। वीडियो को आगे तक बढ़ाते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो लाती रहूं, आपको अच्छे से इजी वे में। और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको जो भी पढ़ना है मेनली वही मैं आपको बताती हूँ इस पूरे यूनिट के अंदर, कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। चलिए, तो आप सभी अपना ध्यान रखिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए मैं आपकी, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, मैं उसी पर वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें और मुझे सपोर्ट करते रहिए। अब मैं आपको नए वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपने ख्याल रखिए। टाटा बाय।